Bismillahirrahmanirrahim. Now we are proceeding towards our another lecture on the topic of topic of seizure disorder and epilepsy, and now we will start the discussion from the adverse effects of anticonvulsive drugs. The main class adverse effects of anticonvulsive drugs. Now, first is the if we talk about the first adverse effect, that is alteration in the cognition and mentation. ये कग्नाइटिव फंक्शंस आपके कौन से होते हैं, जैसे आवाज़ें खमसाएँ, आपका सुनना, ठीक है, देखना, स्मेल करना, टच, ये सारे कग्नाइटिव स्टेटस होते हैं. मेंटेशन यानी मेंटल एक्टिविटी. एक तो है सेडेशन एंड डिप्रेशन. सेडेशन एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ ओवरडोज ऑफ एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स. ठीक है, तो ये दोनों सेडेशन एंड डिप्रेशन सबसे कॉमन है ओवरडोज एंटी इफेक्ट्स हैं. बट दे आर डिफ़िकल्ट टू असेस. किसको होगा, किसको कितना ये एडवर्स इफेक्ट होगा, किसको नहीं होगा, ये असेस करना ज़रा शुरू में मुश्किल होता है. फॉर एग्जाम्पल, बार्बिचुरेट्स कॉमनली कॉज डिप्रेशन विद प्रिमिनॉन बीइंग द वर्स्ट ऑफेंडर एंड डाइजिपैम एंड क्लोरेजिपेड आर लेस लाइकली टू कॉज डिप्रेशन. अच्छा, बार्बिचुरेट जो है वो आमतौर पे डिप्रेशन करते हैं, प्रिमिडॉन सबसे ज़्यादा डिप्रेशन करती है, जबकि डाइजिपाम और क्लोरेजिपेड जो है वो कम डिप्रेशन करते हैं. बार्बिचुरेट, क्लोनेजेपैम एंड ट्राइमेथाडायोन कॉमनली कॉज कग्नाइटिव इम्पेयरमेंट. आमतौर पे ये जो ड्रग्स हैं बार्बिचुरेट, क्लोनेजेपैम और ट्राइमेथाडायोन, ये कग्नाइटिव इम्पेयरमेंट करते हैं. एंड रेंजिंग फ्रॉम सेंसेशन टू कन्फ्यूजन, यानी सेंसेशन इम्पेयर होती है, सेंसेस इम्पेयर होते हैं और कन्फ्यूजन वाक़ होती है. इसके अलावा एक्साइटेशन कैन बी पैराडॉक्सिकल इफेक्ट ऑफ बार्बिचुरेट. जैसा कि मैंने पहले बताया था लास्ट लेक्चर में, पैराडॉक्सिकल इफेक्ट क्या होता है कि अपोजिट इफेक्ट हो रहा है उसका जो उसके अपोजिट है. बार्बिचुरेट से जैसा कि सेडेशन होती है, ठीक है, यानी नींद आती है, लेकिन ये क्या होगा, ये पैराडॉक्सिकल इफेक्ट ऑफ बार्बिचुरेट होगा, एक्साइटेशन विद यंगर चिल्ड्रन एंड एल्डरली. फॉर एग्जाम्पल, फेल्बामेट कैन कॉज रेस्टलेसनेस एंड हाइपर एक्टिविटी. फेल्बामेट जिसमें एक क्लियर एग्जाम्पल है जो कि रेस्टलेसनेस एंड हाइपर एक्टिविटी कॉज करती है. दूसरा एडवर्स इफेक्ट क्या है, मेन डिटेरियोरेशन ऑफ मोटर परफॉर्मेंस एंड प्राइमरी कोऑर्डिनेशन, जिसमें इंक्लूड ट्रेम्बलिंग हैंड्स, ठीक है, यानी हाथों में कपकपाहट सी होना, ट्रेम्बलिंग होना, और स्टेगरिंग व्हेन राउंडिंग कॉर्नर्स, ठीक है, कॉर्नर्स के गिर्द घूमना, माइल्ड लिम्ब एटैक्सिया, ठीक है, यानी लिम्ब्स के दरमियान लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाना उनके मसल्स के दरमियान. एंड ड्रग्स एसोसिएटेड विद दीज इफेक्ट्स इंक्लूड हाइडेंटॉइन, मैथसक्सिमाइड, कार्बामेजेपिन एंड प्रिमिडॉन. आमतौर पे ये जो मोटर परफॉर्मेंस और जो उनका कोऑर्डिनेशन है वो डिस्टर्ब किन ड्रग के साथ होता है, हाइडेंटॉइन के साथ, मैथसक्सिमाइड के साथ, कार्बामेजेपिन के साथ एंड प्रिमिडॉन के साथ. These effects are less common with barbiturates and lamotrigine and are rarely seen with gabapentin. ठीक है, ये जो मोटर परफॉर्मेंस की इम्पेयरमेंट है या डिटेरियोरेशन है, ये कम देखी गई है बार्बिचुरेट्स और लेमोट्रिजीन के साथ और रेयरली सीन विद गाबापेंटिन. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स की अगर हम बात करें, इंक्लूड नोजिया एंड वोमिटिंग, एंड टू प्रपोज मैकेनिज्म्स आर इन्वॉल्व रिलेटेड विद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट. एक इफेक्ट है ए लोकल इफेक्ट on the stomach as the cause of valproic acid, divalproic acid. However, has less incidence compared with valproic acid, यानी divalproics के जो हैं वो कम incidences हैं GI adverse effect के compare के to valproic acid. These symptoms decreases in incidences if the given drug is given with meal. और ये जो nausea and vomiting के इशू हैं ये कम हो जाते हैं valproic acid और divalproic acid के साथ अगर फूड के साथ इन ड्रग को लिया जाए. इसके अलावा ए ब्रेन स्टेम इफेक्ट एज इन द केस ऑफ फेल्बामेट एंड कार्बामेजिन, खास तौर से जैसा कि फेल्बामेट और कार्बामेजिन जो कि ब्रेन के ज़रिए ये नोजिया एंड वोमिटिंग का इफेक्ट डालते हैं, यानी लोकल इफेक्ट नहीं है इसका. नोजिया एंड वोमिटिंग कॉज बाय दीज ड्रग्स आर एसोसिएटेड विद ब्रेन स्टेम इन्वॉल्वमेंट, जहाँ पर ये वोमिटिंग सेंटर अवेलेबल होता है ब्रेन में. देयरफॉर ड्रग लेवल्स प्ले ए रोल इन दीज सिम्टम्स, यानी इनके लेवल जो होंगे वो पर्टिकुलर लेवल पे अगर ये ड्रग की कंसंट्रेशन पहुंचेगी तो ये इफेक्ट आएंगे. एडमिनिस्ट्रेशन इन स्मॉलर एंड मोर फ्रीक्वेंट डोजेस डिक्रीजेज द इंसिडेंसेज ऑफ दीज सिम्टम्स बाय लोअरिंग द ट्रांजिएंट पीक कंसंट्रेशन.
अगर इन ड्रग को स्मॉल डोज में और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली दें तो फिर क्योंकि पीक कंसंट्रेशन नीचे आ जाएगी, तो फिर उस सूरत में आमतौर पे ये नोजिया एंड वोमिटिंग के इफेक्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट, दैट इज एपिटाइट एंड बॉडी वेट। Few anticonvulsants affects the appetite separate from nausea and vomiting and including anorexia and increased appetite। यानी दोनों डिफरेंट सिचुएशन हो सकती हैं। कुछ ड्रग्स जो है वो एनोरेक्सिया करती हैं यानी भूख ना लगना, और कुछ जो वो करेंगी वो इंक्रीज करेंगी एपिटाइट। लाइक फॉर एग्जांपल ड्रग्स दैट कॉज एनोरेक्सिया, फॉर एग्जांपल दैट इज फेल्वामेट एंड टू ए लेसर एक्सटेंट कार्बामेज़ोपिन, इथोसक्सेमाइड एंड वैल्प्रोइक एसिड। फिर ड्रग्स दैट कॉज इंक्रीज एपिटाइट, जो एपिटाइट बढ़ाती हैं, उसमें आपके पास कौन कौन सी है? वेल्प्रोइक एसिड, कार्बामेज़ोपिन। अच्छा, इसके बाद आइए हेडेक। नेक्स्ट इज द हेडेक एंड डिजीनेस। डिफ्यूज हेडेक यानी जिसको हम कहते हैं सर में भारीपन होना, डिफ्यूज हेडेक मे कॉज बाय एथोसक्सेमाइड एंड लेसर एक्सटेंट विद मेथसक्सेमाइड एंड फेल्वामेट। ठीक है, तो इससे डिफ्यूज हेडेक होता है। डिजीनेस सीन in association with anticonvulsants caused by combination of ataxia यानी lack of coordination between muscles and eye movement and which is a part of motor coordination symptoms। और ये बहुत सारी anticonvulsant ड्रग के साथ डिजीनेस का प्रॉब्लम होता है। Now the next is the most dangerous adverse effect of anticonvulsant drug, that is suicidability यानी खुदकुशी की तरफ रग़बत होना। इंक्रीज रिस्क इन पेशेंट हु स्टार्ट रिसीविंग एंटी कन्वल्सेंट एज ए सिंगल और कॉम्बिनेशन विद अदर एंटी कन्वल्सेंट मेडिकेशन, यानी एंटी कन्वल्सेंट मेडिकेशन से सुसाइड का रिस्क बढ़ता चला जाता है। इसी वजह से सम प्रोडक्ट्स हैव रैम प्रोग्राम। रैंक क्या है? रिस्क एवेल्यूएशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, कि ये इसका जो है रिस्क सुसाइडेबिलिटी का किस तरीके से रिड्यूस किया जाए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्या करेगा रैम प्रोग्राम या स्ट्रेटजीज? मिनिमाइज द रिस्क ऑफ और एडवर्स इफेक्ट्स विद ड्रग और ड्रग क्लास एंड मे कंटेन वन और ऑल ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या चीज़ें होंगी इसमें? मेडिकेशन गाइड, दैट इज़ लेवल 1 मीन्स पेशेंट एजुकेशन अबाउट द रिस्क। पेशेंट को एजुकेट किया जाए और उसको बताया जाए, उसकी काउंसलिंग की जाए कि तुम्हें इस तरह की अगर सोच डेवलप हो तो फ़ौरन मेडिकल जो है वो केयर ले, यानी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जो है अपने फिजिशियन को इन्फॉर्म करें। कम्युनिकेशन प्लान, दैट इज़ लेवल 2 हेल्थ केयर प्रोवाइडर लेटर्स लाइक डियर डॉक्टर लेटर्स एंड डियर फार्मासिस्ट लेटर्स। हेल्थ केयर प्रोवाइडर एजुकेशन बाय प्रोफेशनल सोसाइटीज़, यानी लाइक जैसे अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, वो ये एजुकेशन प्रोवाइड करे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कि इनसे ये इश्यूज़ हैं और आप इसको कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। वेब बेस्ड डिमांड एजुकेशन मटेरियल अवेलेबल हो, मेडिकल साइंस लाइजन प्रेजेंटेशंस हों। ठीक है, तो यानी तमाम मेडिकल जो ग्रुप्स होते हैं उनके और पेशेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए। एंड एलिमेंट्स टू सेफ यूज़, दैट इज़ लेवल 3 वन और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशलाइज हेल्थ केयर प्रोवाइडर ट्रेनिंग एजुकेशन एंड सर्टिफिकेट, यानी सर्टिफिकेशन भी की जाए इसकी रैम प्रोग्राम की। सर्टिफिकेशन ऑफ फार्मासिस्ट, हेल्थ केयर प्रोवाइडर और हेल्थ केयर सेटिंग्स। डिस्पेंसिंग ओनली द पेशेंट विद इन सर्टेन सेटिंग्स, यानी जहाँ पे भी ये ड्रग दी जा रही है तो वो उन जगहों पे दी जाए जहाँ पे फार्मासिस्ट इसके एक्सपर्ट हों, रैम के सर्टिफाइड हों, रैम प्रोग्राम के। ठीक है, यानी इस प्रोग्राम के सर्टिफाइड हों, एजुकेटेड हों, और एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सेफ यूज़ कंडीशन हो। पेशेंट मॉनिटरिंग और पेशेंट रजिस्ट्री की जाए और पेशेंट को चेक करते रहें टाइम टू टाइम। एंड इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम सच एज रजिस्ट्री प्रोग्राम फॉर स्पॉन्सर, जो भी स्पॉन्सर कर रहा है वो एक रजिस्ट्री प्रोग्राम भी रखे कि कितने पेशेंट आ रहे हैं, किनको क्या ड्रग दी गई, किस पे किस तरह की मॉनिटरिंग करनी है, ताकि उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हों, उनको चेक किया जाए टाइम टू टाइम, कब उनको फॉलोअप के लिए बुलाना है, किस तरह से उनको चेक करना है कि किसी किस्म की जो है उन पर एडवर्स इफेक्ट ख़ास तौर से सुसाइड से रिलेटेड तो थॉट्स डेवलप नहीं हो रही, तो इसको चेक करना। टाइम टेबल फॉर सबमिशन ऑफ असेसमेंट टू रेगुलेटरी एजेंसी बाय स्पॉन्सर, और जो हो वो जो ये सारा डेटा जो हो वो कि इस तरह की जो है ड्रग से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनका डेटा जो है वो रेगुलेटरी बॉडी को भी सबमिट किया जाए, लाइक पाकिस्तान में ड्रैप को और यूएसए में एफडीए को, और वो स्पॉन्सर उसका सबमिट करेगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा।
अच्छा जनाब, ये हमने एडवर्स ड्रग रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया. नाउ स्पेसिफिक एंटी सीजर एजेंट्स. Table 37.5 lists the use of anti-epileptic medications based on seizure type, and Table 37.6 lists classification of anticonvulsive drugs, and Table 37.7 lists dosage characteristics of anti-epileptic medications. तो हम इन तीनों टेबल को एक एक करके देख लेते हैं. टेबल 37.5, टेबल 37.6 और टेबल 37.7. If we talk about table 37.5, here uses of anti-epileptic medication based on the seizure type. यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि seizure type की बेस पर है. seizure type यहाँ पे दिए हुए हैं, फिर चॉइस 1 है उसकी ड्रग की, चॉइस 2 है, चॉइस 3 है एंड चॉइस 4 है. लाइक फॉर एग्जाम्पल पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सिंपल पार्शियल सीजर, तो आपके पास चॉइसेस हैं कार्बामेजेपिन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स. चॉइस 2 में फेनिटॉइन, चॉइस 3 में प्रिमिडॉन, लेमोट्रिजीन, ऑक्सकार्बेजेपिन, लेकोसामाइड. चॉइस 4 में गाबापेंटीन एंड लेवेटारेसिटम विद कॉम्बिनेशन यानी, और इसके अलावा जोनेसामाइड एंड टायागापिन. कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में कार्बामेजेपिन या लेमोट्रिजीन. सेकंड चॉइस फेनिटॉइन की, इसी तरीके से फेनोबार्बिटॉल, जोनेसामाइड, ऑक्सकार्बेजेपिन, और ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं. फिर प्राइमरी जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर, इसकी ये ड्रग्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, जिनको हम डिटेल में अभी देखेंगे इनकी इंडिकेशन के साथ. एब्सेंस सीजर में कौन सी ड्रग दी जाएंगी, लाइक लेमोट्रिजीन, जोनेसामाइड विद कॉम्बिनेशन विद एनसेक्सोमाइड और वेल्प्रोइक एसिड. मायोक्लोनिक एटॉनिक में वेल्प्रोइक एसिड, क्लोनिजिपैम, जोनेसामाइड. स्टेटस एपिलेप्टिकस की केस में आपने डाइजिपाम देनी है एज ए चॉइस 1, सेकेंड चॉइस फेनिटॉइन, थर्ड चॉइस फिनोबार्बिटॉल. साइकोमोटर इशूज़ हैं, फेनिटॉइन इज़ द ओनली ऑप्शन. लिनॉक्स गैस्ट्रॉक सिंड्रोम में जो बच्चों में होता है, वेल्प्रोइक एसिड फेल्बामेट कॉम्बिनेशन में, या फिर चॉइस 2 है लेमोट्रिजीन, टोपिरामेट एंड प्रोफेनामाइड. तो ये जो है हमारे पास टेबल जो है वो ट्रीटमेंट चॉइसेस हमें डिफरेंट जो है वो सिचुएशन में बता रहा है. तमाम के तमाम डिफरेंट जो सीजर के टाइप्स होते हैं उनकी चॉइस 1 मेडिकेशन, चॉइस 2 मेडिकेशन, चॉइस 3 एंड चॉइस 4 मेडिकेशन. इट इज़ ए गुड टेबल टू कंसिडर एज ए गाइडलाइन कि हमारे पास क्या चॉइसेस हैं. यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को सिंपल पार्शियल सीजर है, कार्बामेजेपिन स्टार्ट की, एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, छुप बंद कर दिया, फेनिटॉइन पे चले गए, ये भी सूट नहीं कर रही. प्राइमिडॉन, लेमोट्रिजीन, ऑक्सकार्बेजेपिन या लेकोसामाइड, इसमें से कोई एक भी, इसमें से भी कोई सूट नहीं कर रही, यहाँ पर आ गए. कोई ना कोई तो ड्रग उसमें जो होगी वो इफेक्टिव होगी. हेयर वी हैव टेबल 37.6 एंटी कन्वल्सेंट ड्रग क्लासिफिकेशन. टेबल 37.6 आपके पास क्लासिफिकेशन बता रहा है. बारबिचुरेट्स हैं जिसमें फिनोबार्बिटॉल, प्रिमिडॉन और मेफोबार्बिटॉल है. हाइडेंटॉइंस हैं, फेनिटॉइन, मीफेनिटॉइन, एथेटॉइन, फॉस्फेनिटॉइन. सक्सिनामाइड्स हैं जिसमें आपके पास इथोसक्सीमाइड, मैथसक्सीमाइड, फेनसक्सीमाइड है. सल्फोनामाइड्स में जोनेसामाइड एंड ट्राईमेथाडायोन है. ऑक्जेजोलिडीनडायोन्स में आपके पास पैरामेथाडायोन, डाइजिपाम और लोरेजिपाम है. बेंजोडाइजिपीन में क्लोनिजिपाम है, ठीक है, फेल्बामेट है, क्लोरेजिपेट डाइपोटेशियम है, कार्बामेजेपिन, वेल्प्रोइक एसिड, टोपिरामेट, टायागापिन और लेविटारेसिटम है. इसके अलावा जो इनमें से किसी क्लास में नहीं आ सकती वो यहाँ पे मिससेलेनियस क्लास में लेमोट्रिजीन, गाबापेंटीन, प्रीगाबालिन, ऑक्सकार्बेजेपिन, लेकोसामाइड, रुफिनामाइड एंड वीगाबेट्रेट. इसके बाद आते हैं हम टेबल 37.7 में डोजेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन. यहाँ पे हैं ड्रग्स लाइक फॉर एग्जांपल कार्बामेजेपिन एंजाइम इंडक्शन प्लस माइनस यानी मॉडरेट है. एंजाइम इनिबिशन नहीं है. लोडिंग डोज की ज़रूरत नहीं है. यूजुअल एडल्ट डोज कितनी देनी है वो मेंशन है यहाँ पे. हाफ लाइफ इसकी कितनी है वो मेंशन है. थेरेप्यूटिक रेंज कंसनट्रेशन, इस थेरेप्यूटिक कंसनट्रेशन की रेंज क्या है, 4 to 12 माइक्रोग्राम पर ml. मेजर मोड ऑफ एलिमिनेशन हेपेटिक और प्रोटीन बाइंडिंग 75 to 80%. फिर इसी तरीके से फेनिटॉइन है. एंजाइम इंडक्शन प्लस माइनस, एंजाइम इनिबिशन नो. लोडिंग डोज यस इसकी ज़रूरत है. यूजुअल एडल्ट डोज मिलीग्राम पर डे 300 to 700. हाफ लाइफ इसकी 22 to 72 आवर. फिर उसके बाद फिर थेरेप्यूटिक कंसनट्रेशन रेंज 5 to 20 माइक्रोग्राम पर ml. मेजर रूट ऑफ एलिमिनेशन हेपेटिक, प्रोटीन बाइंडिंग 90%. इसी तरीके से फिर फिनोबार्बिटॉल है, उसकी जो है यहाँ पर ये एडल्ट मिलीग्राम पर डे
डोज है, हाफ लाइफ दी हुई है, क्लियरेंस दी हुई है, कौन से रूट से है। तो यहाँ पर हमें तमाम ड्रग की इस टेबल में ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जिसमें हमें प्रीमेडॉन है, वेल्प्रोइक एसिड है, सक्सिमाइड है, फेल्बामेट है, लेमोट्रिजीन है, टॉपिरामेट है, टायागाबिन है, लेविटायरेसेटीन है, जोनिजामाइड है, ऑक्सकार्बेजेपिन है, लेकोसामाइड है, रोफिनामाइड है, लेकोसामाइड है। ये तमाम ड्रग जो हैं इनका एंजाइम लेवल पे, लिवर एंजाइम लेवल पर क्या इफ़ेक्ट है, एंजाइम इनिवेटर ये हैं या नहीं है, ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन है। लोडिंग डोज किसकी देनी है, किसकी नहीं देनी है, उसकी इंफॉर्मेशन है। यूजुअल एडल्ट डोज इनकी कितनी है मिलीग्राम पर डे में, हाफ लाइफ ईच ड्रग की कितनी है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। थेरेप्यूटिक रेंज कितनी है इनकी माइक्रोग्राम पर एम में, ठीक है। एन ए का मतलब है नॉट एप्लीकेबल, ज़रूरत नहीं है, यानी सेफ़ हैं ये, तो इस वजह से इनकी नहीं दी हुई है। जिनकी ज़रूरत है ये भी फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। मेजर रूट ऑफ एलिमिनेशन, ताकि हम अगर हेपेटिक फेलियर में जा रहा हो तो क्या करना है, रीनल जिनकी रीनल क्लियरेंस है ड्रग की, उनका हमें क्या करना है। अगर वो पेशेंट रीनल फेलियर में जा रहा है, किस तरह से हमें उसको मैनेज करना होगा, डोज़ कितनी कम करनी होगी रीनल फेलियर के केस में, या बिल्कुल दूसरी ड्रग पे जाना है। इसलिए ये मेजर रूट ऑफ एलिमिनेशन भी दिया हुआ है। प्रोटीन बाइंडिंग कितने % है, ताकि अगर कोई प्रोटीन रिलेटेड कोई इशू हो तो फिर उसको देखा जाए, कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग का इशू हो तो उसको देखा जाए। यानी ये भी तमाम पैरामीटर्स फार्माकोकाइनेटिक कैलकुलेशन के लिए हमारे पास इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये टेबल 37.7 हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और ये चार्ट भी हमारे लिए बेइंतहा इम्पॉर्टेंट है फॉर द बेटर पेशेंट मॉनिटरिंग एंड बेटर पेशेंट मैनेजमेंट। नाउ अब हमने ये तीनों टेबल देख लिए, टेबल 37.5, 37.6 एंड 37.7। उसके बाद अब हम आते हैं इंडिविजुअल ड्रग्स को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट ड्रग इज कार्बामेज़ेपिन, द मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब एंड यूज ड्रग फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। कार्बामेज़ेपिन इज केमिकली रिलेटेड टू ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। जैसा कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं तो केमिकल स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक इसका इनसे मिलता जुलता होता है। इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज अननोन इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीजर डिसऑर्डर, बट इट इज़ थॉट टू act by reducing the polysynaptic response and blocking the post-tetanic potentiation। मीन्स के एक तो ये साइनेप्टिक जो क्लेफ्ट होते हैं वहाँ पर ये जो होता है ये उसको रिस्पॉन्स को वीक करता है, और जो टेटेनिक जो पोटेंशिएशन होती है यानी एकदम जो आउटबर्स्ट होता है एक्शन पोटेंशियल का उसको भी ब्लॉक करता है। बट ये हाइपोथेसिस है, एग्जैक्ट एक्शन जो है इसका अननोन है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज टेबल 37.7 इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छा, वैसे एडल्ट एंड चिल्ड्रन की अगर हम बात करें, above 12 years of age receive initial dose of 200 milligram twice daily, and this may be increased to 800 to 1200 milligram daily, usually given in the divided doses। ये twice daily इनिशियल डोज है, और मैक्सिमम आप इंक्रीज़ करके कहाँ तक जा सकते हैं वो मौजूद है above 12 years of age में। चिल्ड्रन लेस देन 12 years of age 10 to 35 milligram per kg daily in 2 or 3 divided doses। नाउ प्रीकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए बीइंग ए फार्मासिस्ट, क्योंकि हमारा काम है पेशेंट की काउंसलिंग करना और सम टाइम एजुकेट द फिजिशियन अबाउट एनी ड्रग रिलेटेड इशू। सो ये जो है हमें जो है वो हमारे लिए बेइंतहा इम्पॉर्टेंट है बीइंग ए फार्मासिस्ट। कार्बामेज़ेपिन शुड बी यूज इन कॉशन विद बोन मैरो डिप्रेशन। वाई? because a CBC should be obtained and platelet measures to determine at the baseline level before the therapy। baseline किसे कहते हैं, यानी जब आपने अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है तो उस वक्त जो है एक कंप्लीट ब्लड काउंट करा लें, देख लें RBC WBC और प्लेटलेट की क्या सिचुएशन है, क्योंकि ये बोन मैरो को डिप्रेस करेगी तो RBC WBC और प्लेटलेट काउंट कम करेगी। एंड लेवल शुड बी मॉनिटर ड्यूरिंग थेरेपी। अगर बेस लाइन पर ये सब ठीक आ रहा है, आपने कार्बामेज़ेपिन स्टार्ट करा दी, अब ड्यूरिंग थेरेपी भी टाइम टू टाइम कंप्लीट ब्लड काउंट चेक करते रहें। ए प्लास्टिक एनीमिया एंड ए ग्रैनुलोसाइटोपेनिया हैव बीन रिपोर्टेड, क्योंकि कार्बामेज़ेपिन से एनीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया और ए ग्रैनुलोसाइटोपेनिया भी रिपोर्टेड हुआ है। ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट शुड बी अवॉइडेड इफ देयर इज ए हिस्ट्री ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी टू tricyclics। Monoamine oxidase inhibitors should be discontinued 2 weeks before the carbamazepine therapy।
इसकी वजह यह है कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो होती हैं वो ब्रेन में बायोअमाइंस को बढ़ाते हैं, और ये जो है ड्रग कार्बामेज़ेपिन ये भी ट्राईसाइक्लिक टाइप है, ये भी बायोअमाइन को बढ़ाएगी। जब बायोअमाइन की क्वांटिटी बढ़ेगी तो उसकी वजह से ये होगा कि पेशेंट हाइपरटेंशन में जा सकता है। तो इस वजह से इसको जो है वो इनहिबिट करने के लिए जो है आता है कि इस रिस्क को कम करने के लिए आप पेशेंट को ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स भी साथ ना दें, और अगर वो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ले रहे हैं तो उसको भी ये कार्बामेज़ेपिन स्टार्ट करने से 2 हफ्ते पहले बंद कर दें, ताकि 2 हफ्ते में इसका इफेक्ट्स बिल्कुल, जो माओ इनहिबिटर है इसका इफेक्ट बिल्कुल सबसाइड हो जाए। Carbamazepine should be used cautiously in patient with glaucoma because its mild anticholinergic effect that may result in increase in intraocular pressure। अच्छा, ग्लूकोमा क्या है? ग्लूकोमा में क्या होता है कि आई में फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं इंक्रीज ऑफ इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। तो जिसकी वजह से अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो पेशेंट ब्लाइंड भी हो सकता है ड्यू टू डैमेज ऑफ रेटिनल जो नर्व है उसके, ऑप्टिक नर्व के डैमेज होने की वजह से बिल्कुल जो है लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, ग्लूकोमा के पेशेंट में पहले ही जो है, क्योंकि वाटर जो होता है वो आई में एक्यूमुलेट होता है और प्रेशर बढ़ रहा होता है आई में, और अगर वो कार्बामेज़ेपिन ले रहे हैं जिसका एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट भी है तो उसकी वजह से आई का प्रेशर और बढ़ जाएगा, क्योंकि वाटर जो होगा वहाँ से ड्रेन आउट आई से नहीं होगा, और उसके नतीजे में फिर और ग्लूकोमा वर्स हो जाएगा और पेशेंट का विजन लॉस भी हो सकता है। इसलिए ये देखते रहें कि पेशेंट ग्लूकोमा में तो नहीं है। अच्छा, ये सिचुएशन सिर्फ कार्बामेज़ेपिन के साथ नहीं है, बल्कि वो तमाम ड्रग्स, चाहे वो एंटीसाइकोटिक्स हों, चाहे वो एंटी डिप्रेसेंट्स हों, चाहे वो एंटी हिस्टामिन्स हों, जिनसे एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट आता है उस सब में ये जो है वो चेक करना ज़रूरी है। ये कॉशन ज़रूरी है कि वो ग्लूकोमा के केस ना हो, वरना क्योंकि अगर ये ड्रग देंगे तो उनका एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट भी और उससे ग्लूकोमा और वर्स हो सकता है। अच्छा, कार्बामेज़ेपिन इज़ एन एंजाइम इंड्यूसर, ठीक है, ये एंजाइम इंड्यूसर है। देयरफॉर द हाफ लाइफ डिक्रीजेज ओवर 3 to 4 weeks, मीन्स टी हाफ 18 to 54 आवर्स एंड टी हाफ 10 to 25 आवर। यानी शुरू में ड्रग की हाफ 18 से 54 घंटे तक होगी और बाद में ये कम होकर 10 to 25 आवर तक चली जाएगी, क्योंकि इसके एंजाइम इंड्यूसर्स की वजह से ये जल्दी मेटाबोलाइज होकर जल्दी बॉडी से एलिमिनेट हो रही होगी। द मैक्सिमम एंजाइम इंडक्शन लेवल शुड बी रीचेक टू अवॉइड ब्रेक थ्रू सीजर। मैक्सिमम एंजाइम इंडक्शन अगर हो गया तो ये ड्रग जो होगी वो ऐसा ना हो कि कम्प्लीटली मेटाबोलाइज हो जाए और ड्रग की एक्टिव कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाए और उसके बाद दोबारा सीजर अटैक हो जाए। तो इसलिए इसको अंडर कंसिडरेशन रखना पड़ेगा। Carbamazepine is metabolized in the liver to 10,11 epoxide, which is also has anticonvulsant activity. Carbamazepine may induce its own metabolism. ठीक है, तो ये जो है वो मेटाबोलाइज होकर 10,11 epoxide मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होती है। इसकी भी एंटी कन्वल्सेंट एक्टिविटी है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन बहरहाल कार्बामेज़ेपिन अपना मेटाबॉलिज्म इंड्यूस करती है, यानी धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर देती है। अब अगर हम बात करें पोटेंशियल फॉर ड्रग इंटरेक्शन इन एल्डरली पेशेंट, एल्डरली पेशेंट में ड्रग इंटरेक्शन क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, द फिजिशियन शुड बी नोटिफाइड इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट अकर, लाइक फॉर एग्जाम्पल जॉन्डिस, एब्डोमिनल पेन, पेल स्टूल, डार्क यूरिन एंड अनयूजुअल ब्रूजिंग एंड ब्लीडिंग। इसके अलावा फीवर, सोर थ्रोट एंड अल्सर्स इन द माउथ। तो फ़ौरन जो है इसमें से किसी भी किस्म के एडवर्स इफेक्ट आए तो फ़ौरन जो है वो अपने प्रिस्क्राइबर को, फिजिशियन को नोटिफाई करें। दिस कॉमन द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट डिजीनेस, ड्राउजीनेस, अनस्टेडीनेस, नोजिया एंड वोमिटिंग। और जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं वो डिजीनेस है, ड्राउजीनेस है, अनस्टेडीनेस है, नोजिया और वोमिटिंग है, जो कि इतने ज़्यादा सीरियस नहीं है। लेकिन ये वाले जो हैं ये फ़ौरन नोटिफाई करना ज़रूरी है ताकि लिवर फंक्शन को चेक किया जाए। CNS effects, these include dizziness, ataxia and diplopia. Diplopia यानी डबल विजन। If diplopia and ataxia are common and occur after a dose, that is, a schedule should be adjusted to include more frequent administration or a large proportion of the dose at night. अगर ataxia और diplopia ज़्यादा हो रहा है तो फिर क्या करें कि कम डोज में जल्दी फ्रीक्वेंटली दें, या फिर जो लार्ज नंबर की डोज हो वो रात को सोने से पहले दें।
CNS साइड इफ़ेक्ट्स में डिक्रीज विद क्रॉनिक एडमिनिस्ट्रेशन, या वक्त के साथ साथ ये CNS इफ़ेक्ट्स कम होते चले जाते हैं. Gastrointestinal side effects, the most commonly include nausea, vomiting and anorexia, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. मेटाबॉलिक इफेक्ट्स भी आते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के तौर पर. हाइपोनेट्रीमिया आकर आफ्टर सेवरल वीक्स और 2 months ऑफ थेरेपी, एंड द इंसिडेंस इंक्रीजेज विद एज, यानी जितनी एज ज़्यादा होगी तो हाइपोनेट्रीमिया के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे. द एंटी डायरेटिक हार्मोन लेवल में बी लो, एंड लेवल्स 125 to 135 मिलीक्वेलेंट पर लीटर विदाउट सिम्टम शुड बी मॉनिटर. अच्छा, वैसे तो जो है सोडियम का जो नाइट्रीमिया यानी नाइट्रियम का जो नॉर्मल लेवल है यानी सोडियम का वो है 135 से लेकर 147 मिली इक्वेलेंट पर लीटर, लेकिन 125 से 135 तक भी आप मॉनिटर करते रहें. फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन शुड बी इंस्टीट्यूटेड व्हेन लेवल डिक्रीज टू लेस देन 125. ठीक है, जब ये लेस देन 125 आए तो इसका मतलब है अब इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है. दिस लेस देन 125 मे बी विद और विदाउट द सिम्टम्स. अनदर एजेंट should be used if fluid dose reduction should not help or help or the seizure reoccur. अब आप डोज कम करेंगे ताकि ये हाइपोनेट्रीमिया का मसला हल हो, लेकिन अगर सीजर रीअकर हो रहे हैं तो फिर अनदर एजेंट शुड बी यूज और आप कार्बामेज़ेपिन को चेंज कर दें. हेमेटोपोइटिक इफेक्ट यानी जो बोन मैरो पर इफेक्ट है. ए प्लास्टिक एनीमिया इज रेयर. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड एनीमिया have a 5% incidences and they respond to the cessation of therapy. यानी ये है कि ए प्लास्टिक एनीमिया या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या एनीमिया हो रहा है, तो अगर ये हो रहा है तो फिर जब आप ड्रग की थेरेपी स्टॉप कर देंगे, सीज कर देंगे, तो फिर ये ठीक हो जाएगा. लिकोपेनिया इज़ द मोस्ट कॉमन हेमेटोपोइटिक इफेक्ट्स एंड 10% केसेज आर ट्रांजिएंट, and about 2% patients have persistent leukopenia but do not seem to have increased infection. Even the white blood cell count is near to 3000 per ml. ल्यूकोपेनिया जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है. 10% केस में ये ट्रांजिएंट है यानी टेम्पररी होगा, 2% में परमानेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ये ल्यूकोपेनिया होने के बाद इन्फेक्शन होना शुरू हो जाए, चाहे वाइट ब्लड सेल काउंट 3000 तक ही क्यों ना पहुंच जाए. नाउ द नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट इज डर्मेटोलॉजिक इफेक्ट ऑफ कार्बामेज़ेपिन. प्रूराइटिस एंड एरिथेमेटस रैशेस, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एंड लुपस एरिथेमेटोसिस हैव बीन रिपोर्टेड. यानी ये क्या है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम और लुपस एरिथेमेटोसिस, ये है सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ऑन स्किन. Cardiovascular effects such as congestive heart failure, hypertension, syncope, atrioventricular block, second and third degree heart block are also reported with carbamazepine. That is why the patient should be monitored for cardiovascular function. रैम प्रोग्राम एप्लीकेबल है इस पर, ठीक है, यानी इसकी सर्टिफिकेशन, पेशेंट काउंसलिंग ज़रूरी है. इसके लिए टू इन्फॉर्म पेशेंट रिगार्डिंग सीरियस डर्मेटोलॉजिक रिएक्शंस, पेशेंट को बता दिया जाए कि इससे सीरियस डर्मेटोलॉजिक रिएक्शन आ सकते हैं, लाइक टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ब्लड डिस्क्रेसियास हो सकते हैं, सुसाइडल थॉट्स डेवलप हो सकती हैं, बिहेवियर डेवलप हो सकते हैं सुसाइड पे अगर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट. तो इसमें से कुछ भी अगर सिम्टम्स आना शुरू हो तो इमीडिएटली कॉन्टैक्ट योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर. Medication guide must be dispensed with this product because it is also a program part of RAM program के पेशेंट को भी गाइड प्रोवाइड की जाए ताकि वो खुद भी उसको पढ़ सके. सिग्निफिकेंट ड्रग इंटरेक्शन किन के ड्रग से है. एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स सच एज फेनिटॉइन, प्रिमिडॉन, फिनोबार्बिटॉल डिक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बामेज़ेपिन बाय इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बामेज़ेपिन. ठीक है, तो फेनिटॉइन, प्रिमिडॉन और फिनोबार्बिटॉल क्या कर रहे हैं, कार्बामेज़ेपिन के लेवल को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं by increasing the metabolism of carbamazepine. Valproic acid increases the level of carbamazepine. कैसे? By decreasing the metabolism of carbamazepine. Other medications such as erythromycin, isoniazid, cimetidine, and propofol, diltiazem, and verapamil increases the level of carbamazepine. Carbamazepine के लेवल बढ़ा देंगे. कैसे? By decreasing the metabolism of carbamazepine. इसके अलावा कार्बामेज़ेपिन क्या करेगी, कार्बामेज़ेपिन डिक्रीजेज द लेवल ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड इंक्रीज इट्स ओन लेवल. कार्बामेज़ेपिन डिक्रीजेज द लेवल ऑफ वारफेरिन. एंटीबायोटिन इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बामेज़ेपिन.
Carbamazepine decreases the tricyclic antidepressants level. And carbamazepine is an inducer of CYP3A drugs that metabolize within this pathway, such as acetaminophen, alprazolam, and levothyroxine, would increases plasma concentration of other drug. अच्छा, कार्बामेजेपिन इंड्यूसर है CYP3A एंजाइम का. अब CYP3A एंजाइम से ये ड्रग मेटाबोलाइज होती है, एसिटामाइनोफेन, अल्प्राजोलाम और लेवोथायरोक्सिन, जिससे क्या होगा कि इनके लेवल जो होंगे वो कम हो जाएंगे, क्योंकि ये एंजाइम जब इंड्यूस होंगे तो ये जल्दी मेटाबोलाइज हो जाएंगे. और कुछ ड्रग्स की जो है कंसंट्रेशन को जो है वो कार्बामेजेपिन बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है प्लाज्मा कंसंट्रेशन. ग्रेप फ्रूट जूस क्या करेगा? ग्रेप फ्रूट जूस विल इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बामेजेपिन. तो ये कार्बामेजेपिन का इफेक्ट ऑन कार्बामेजेपिन पर इफेक्ट है ग्रेप फ्रूट जूस का. दिस इज अबाउट कार्बामेजेपिन. नाउ द नेक्स्ट ड्रग इज फेनिटॉइन. Now if we talk about the phenytoin, the first is the mechanism of action. Phenytoin inhibits the spread of seizure at the motor cortex and blocks the post-tetanic potentiation by influencing the synaptic transmission. तो दो तरह से ये इफेक्ट करती हैं. एक तो जो कॉर्टिकल सेंटर है वहाँ पर जो है सीजर को सप्रेस करती हैं, और दूसरा जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है वहाँ पर भी जो है वो जो आउटबर्स्ट है एक्शन पोटेंशियल का उसको मिनिमाइज या ब्लॉक करते हैं. देयर इज एन ऑल्टरनेशन of ion fluxes in depolarization, repolarization and membrane stability phases and alternating calcium uptake in presynaptic terminals. तो ये क्या करती हैं कि डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और स्टेबिलिटी में ये जो आयन का जो रोल होता है उसको कंट्रोल करते हैं, कैल्शियम को कंट्रोल करते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, जिससे जो एक्सेसिव हाइपर सिंक्रोनस न्यूरोनल डिस्चार्ज है वो कंट्रोल में आ जाता है. फेनिटॉइन इज इफेक्टिव for the treatment of generalized tonic-clonic seizures and for the partial seizure, both simple and complex partial seizure. It is not effective in absence seizure. लिहाजा absence seizure में फेनिटॉइन को नहीं दिया जा सकता. Administration and dosage टेबल 37.7 में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट द यूजुअल डेली डोज फॉर एडल्ट इज 300 to 700 मिलीग्राम विद एडजस्टमेंट मेड एज नीडेड, यानी जैसा सिचुएशन उस हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है. रेगुलर डेली डोज अबव 500 मिलीग्राम आर पुअरली टॉलरेटेड. 500 से ऊपर जाएंगे तो टॉलरेंस का मसला होगा. ए लोडिंग डोज ऑफ 900 मिलीग्राम टू 1.5 ग्राम मे बी गिवन इंट्रावेनसली. ठीक है, लोडिंग डोज IV दी जा सकती है 900 से 1 मिलीग्राम से 1.5 ग्राम तक. द इन्फ्यूजन रेट शुड नॉट एक्सीड 15 मिलीग्राम पर मिनट, यानी ये IV जब आप दे रहे हैं इन्फ्यूजन से तो इन्फ्यूजन रेट 50 मिलीग्राम पर मिनट से ज़्यादा ना हो. ऑल्टरनेटिवली ओरल लोडिंग डोज मे बी गिवन. ओरल लोडिंग डोज भी दी जा सकती है ऑल्टरनेट के तौर पर. द यूजुअल डेली डोज फॉर चिल्ड्रन इज 4 to 7 मिलीग्राम पर kg डिवाइडेड एवरी 12 आवर. एंड IV लोडिंग डोज इज 15 मिलीग्राम पर kg में भी गिवन. ये है बच्चों में. फेनिटाइन सोडियम इज अवेलेबल इज कैप्सूल एंड पेरेंटल सोल्यूशन. दोनों फॉर्म में अवेलेबल है, ओरल कैप्सूल और पेरेंटल सोल्यूशन. फेनिटाइन इज अवेलेबल एज टैबलेट एंड ओरल सस्पेंशन एज वेल. तो इस फॉर्म में भी अवेलेबल है. नाउ प्रिकॉशन इन मॉनिटरिंग इफेक्ट, यानी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है. IV फेनिटॉइन शुड नॉट बी यूज इन पेशेंट्स विद साइनस ब्रेडिकार्डिया. ठीक है, जिनको ब्रेडिकार्डिया और साइनस ब्रेडिकार्डिया, साइनो एट्रियल ब्लॉक हो, सेकेंड और थर्ड डिग्री एट्रोवेंट्रिकुलर ब्लॉक हो, एडम्स स्टोक सिंड्रोम हो, जिसमें यानी जो कार्डियक नर्वस सिस्टम है उसमें जो है ब्लॉकेज हो, यानी पल्स जो वो मिस होती हो जिसमें, तो उसमें जो है फिर ये आप मुसलसल जो है मॉनिटर करते रहें पेशेंट को. फेनिटॉइन बहुत ज़्यादा कॉशसली दें, क्योंकि फेनिटॉइन कार्डियक एरिथमिक ड्रग भी है, तो ये हार्ट पर भी सप्रेसिंग इफेक्ट डालती है. फेनिटॉइन शुड बी यूज कॉशसली विद पेशेंट्स इन पेशेंट्स विद मायोकार्डियल इंसफिशेंसी एंड हाइपोटेंशन. तो इसमें भी आप मॉनिटर करते रहें पेशेंट को. एलिमिनेशन ऑफ फेनिटॉइन कन्वर्ट्स फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन प्रोपोर्शंस टू इस कंसंट्रेशन टू द जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन विद हाई थेराप्यूटिक लेवल. इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि फेनिटॉइन लो डोज में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है और हाई डोज में जीरो ऑर्डर यानी नॉन लीनियर काइनेटिक्स को फॉलो करती है. तो जब डोज बढ़ाएंगे और जहाँ से ये ज़ीरो ऑर्डर शुरू हो जाएगी वहाँ से हमें ज़्यादा क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ड्रग की कंसंट्रेशन जो होगी वो फिर ज़रा सा डोज बढ़ाने पे कई गुना बढ़ सकती है. इसकी वजह से टॉक्सिसिटी का रिस्क होता है.
The daily dose of phenytoin can be increased 100 milligram daily until the therapeutic level are sustained, after which increase 30 to 50 milligram will avoid 2-fold to 3-fold increase in ब्लड लेवल. यानी उसके बाद फिर क्या होगा, अगर आप थोड़ा सा भी डोज बढ़ाएंगे तो ड्रग की कंसनट्रेशन 2 to 3-fold बढ़ेगी, जो कि फिर टॉक्सिसिटी का रिस्क क्रिएट करेगी. इसलिए इसको भी मॉनिटर करना ज़रूरी है. इट इज़ नेसेसरी टू मेजर द ड्रग लेवल और करेक्ट द टोटल व्हेन द एल्युमिनियम लेवल्स आर एब्नॉर्मल और द पेशेंट हैज़ रीनल फेलियर. ठीक है, तो मॉनिटर करते रहें ड्रग की फ्री कंसनट्रेशन को. एल्युमिनियम लेवल बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि पेशेंट जो है वो रीनल फेलियर में जा रहा है, तो फिर ड्रग की कंसनट्रेशन को भी कम करना पड़ेगा. पोटेंशियल फॉर ड्रग इंटरेक्शन इन एल्डरली इंडिविजुअल इज हाई. वाई? बिकॉज पेशेंट्स आर टेकिंग, एल्डरली पेशेंट जो होते हैं वो ऑलरेडी कई ड्रग्स पर होते हैं, लाइक हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है. इस वजह से इसको भी देखना ज़रूरी है. लिम्फ एडिनोपैथी localized or generalized, including benign lymph node, hyperplasia, and Hodgkin's disease and lymphoma has been associated with the use of phenytoin. लिहाजा जो जितने भी lymph glands हैं उनको भी मॉनिटर करते रहें. Phenytoin have been associated with exacerbation of porphyria. Porphyria क्या है? An enzyme deficiency that involves the skin and CNS. तो उससे क्या होगा कि स्किन पर जो है वो फिर रिएक्शन आने शुरू हो जाएंगे. एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं फेनिटॉइन के? द फिजिशियन शुड बी नोटिफाइड इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट अकर, लाइक swelling or tender gums, skin rash, nausea, vomiting, swollen glands, bleeding, jaundice, fever and sore throat, that is sign of infection or bleeding. ठीक है, तो अगर इसमें से कुछ भी हो रहा है, जो गम्स हैं वो उसमें खिंचाव आ रहा है, स्वेलिंग यानी हो रही है, उसमें स्किन रैश है, नोजिया, वोमिटिंग, ग्लैंड्स जो हैं वो स्वेल कर रहे हैं, ब्लीडिंग, जॉन्डिस लाइक सिम्टम, फीवर है, सोर थ्रोट है, तो फ़ौरन जो है वो इन्फॉर्म करें. CNS इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? एटैक्सिया विच इज़ ए लिमिटिंग साइड इफेक्ट, यानी इससे ज़्यादा फिर डोज ना बढ़ाएं. डिसआर्थरिया एंड इंसोम्निया, ठीक है, यानी जॉइंट में डिसकोऑर्डिनेशन, इंसोम्निया, नींद ना आना. ट्रांजिएंट हाइपरकाइनेसिया, ठीक है, यानी मूवमेंट बढ़ जाना मसल्स की, may follow IV phenytoin infusion. Alcoholic beverages should be avoided while on this medication. ठीक है, अल्कोहलिक बेवरेजेस से अवॉइड किया जाए. GI effects commonly include nausea and vomiting. Phenytoin should be taken with food to enhance absorption and to decrease the GI effects. आमतौर पे फेनिटॉइन जो है वो फूड के साथ ली जाए, उससे इसकी एब्जॉर्प्शन भी अच्छी आती है और GI एडवर्स इफेक्ट कम हो जाते हैं. डर्मेटोलॉजिक इफेक्ट्स इसके क्या हैं फेनिटॉइन के? मैक्यूलोपैपुलर रैशेस सम टाइम विद फीवर एंड स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम और एंड लिपस एरिथेमेटोसिस. जिंजिवल हाइपरप्लाइजिया, यानी ये जो आपके दांतों के ऊपर होते हैं जिंजिवल रीजन, उसमें ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, तो जिंजिवल हाइपरप्लाजिया मे बी रिड्यूस बाय फ्रीक्वेंट ब्रशिंग एंड अप्रोप्रिएट ओरल केयर. और इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं फ्रीक्वेंट ब्रशिंग एंड अप्रोप्रिएट ओरल केयर, यानी ओरल केयर अच्छे तरीके से की जाए. अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर भी होगा, लाइक कोर्सनिंग ऑफ द फेशियल फीचर्स, यानी चेहरे के जो फीचर्स हैं वो कोर्स हो जाएंगे, यानी जो जैसे चेहरे के जो नखूश हैं वो मिटना शुरू हो जाएंगे. हेमेटोलॉजिक इफेक्ट इंक्लूड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ल्यूकोपेनिया, ग्रैन्युलोसाइटोपेनिया, लिहाजा CBC भी करवाते रहें. मिससेलेनियस इफेक्ट्स क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया एंड इंक्रीज बॉडी हेयर, ये भी इसके साथ पॉसिबल हो सकते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंट इंटरैक्शन of phenytoin, anti-epileptic drugs such as carbamazepine, valproic acid, clonazepam and phenobarbital decreases the level of phenytoin, इसका लेवल कम करते हैं by increasing the metabolism. इसके अलावा phenytoin increases the conversion of primidone to phenobarbital by increasing the metabolism, यानी primidone मेटाबोलाइज होके जल्दी phenobarbital में कन्वर्ट हो जाएगी by increasing the metabolism. Other medications such as disulfiram, isoniazid, chloramphenicol and propoxyphene increases the level of phenytoin. कैसे increase करते हैं phenytoin level? By decreasing the metabolism. Drugs whose efficacy is impaired by phenytoin. कुछ drugs हैं जिनकी efficacy impair होती है phenytoin से, like for example corticosteroids, digitoxin, doxycycline, estrogen, furosemide, oral contraceptives, quinidine, राइफेम्पिन, थियोफाइलिन, विटामिन डी एंड एंटेरल न्यूट्रिशन थेरेपी, इनकी एफिकेसी कम हो जाती है.
कॉमरिन एंड वारफेरिन एंटीकोगुलेंट्स हैं जो इंक्रीजेज द सीरम फेनिटोइन लेवल एंड प्रोलॉन्ग द सीरम हाफ लाइफ ऑफ फेनिटोइन बाय इनहिबिटिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ फेनिटोइन। ठीक है, तो कॉमरिन एंड वारफेरिन जो है वो फेनिटोइन का मेटाबॉलिज्म कम करते हैं, जिससे उसकी सीरम लेवल भी बढ़ जाते हैं फेनिटोइन के, और उसकी हाफ लाइफ भी बढ़ जाती है। फेनिटोइन डिक्रीजेज द ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट लेवल्स एंड फेनिटोइन इंटरैक्ट विद डायबिटीज़ एंड आर्थराइटिस मेडिकेशन। ठीक है, तो उसको भी मॉनिटर करना ज़रूरी है, और ये प्रोटीन बाइंडिंग से रिलेटेड है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ड्रग पे, दैट इज़ फॉस्फेनिटोइन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट इज़ ए प्रो ड्रग ऑफ फेनिटोइन। ये जो हमने ड्रग पढ़ी है फेनिटोइन, ये उसकी प्रो फॉर्म है, प्रो ड्रग ऑफ फेनिटोइन। वाटर soluble pro drug of phenytoin, it is converted to phenytoin by the bloodstream phosphatase enzyme with a half life of about 8 minutes in both adults and children. ठीक है, फॉस्फेनिटोइन सोडियम 1.5 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम ऑफ फेनिटोइन सोडियम। ये इसका इक्विवेलेंट कन्वर्जन है कि 1.5 मिलीग्राम फॉस्फेनिटोइन देगी हमें बॉडी में 1 मिलीग्राम फेनिटोइन सोडियम। यानी अगर आप फॉस्फेनिटोइन से पेशेंट को फेनिटोइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको इस हिसाब से डोज एडजस्ट करनी होगी। इट इज़ इंडिकेटेड फॉर पेशेंट्स हु कैन नॉट टेक द ओरल ड्रग्स एंड इन द एक्यूट ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस, जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन है। एडमिनिस्टर्ड वाया आईवी और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। ठीक है, आईवी आईएम दोनों देख सकते हैं। ए डोज कन्वर्जन टेबल शुड बी यूज टू कन्वर्ट द फेनिटोइन डोज ऑफ टू फॉस्फेनिटोइन। कि ये यानी इस फार्मूले से आपने कन्वर्ट करना है। अगर फेनिटोइन से फॉस्फेनिटोइन में कन्वर्ट करना है तो उसका ये यूनिट मेथड से आप कन्वर्ट करेंगे, और अगर फॉस्फेनिटोइन से फेनिटोइन पे लाना है तो इससे कन्वर्ट करना होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर टू फेनिटोइन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वही हैं जो कि फेनिटोइन के हैं। सीवियर कार्डियोवैस्कुलर रिएक्शन सच एज एसिस्टॉल, यानी हार्ट जो होगा वो सिस्टोलिक कंडीशन में नहीं जाना बंद कर देगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, कार्डियक अरेस्ट में आकर। हाइपोटेंशन कोड अकर विद आईवी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन से हाइपोटेंशन हो सकती है विच कुड बी कंट्रोल्ड बाय डिक्रीजेस द रेट ऑफ इन्फ्यूजन, और उसको आप इसका इन्फ्यूजन रेट कम करके हाइपोटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। QT prolongation or Torsade D point is when administered with antiarrhythmic agents such as amiodarone और क्यूनिडीन। अगर एमिडोरॉन या क्यूनिडीन के साथ दे रहे हैं तो फिर QT प्रोलोंगेशन हो सकती है, यानी टॉर्सेड डी पॉइंटेज, यानी पेशेंट कार्डियक एरिथमिया में जा सकता है। एडवांटेजेस क्या हैं फॉस्फेनिटोइन के? फॉस्फेनिटाइन इज एन एक्वस सोल्यूशन अनलाइक फेनिटोइन। ठीक है, एक तो ये एक्वस सोल्यूशन है विच इज़ एन अल्कलाइन सोल्यूशन। फेनिटोइन क्या है? अल्कलाइन सोल्यूशन है। देयरफॉर देयर इज नो नीड टू ऐड प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल एंड इथेनॉल टू द सोल्यूशन। लिहाजा इसमें प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल या इथेनॉल की ज़रूरत नहीं होती, जबकि फेनिटोइन के इंजेक्शन में इनको ऐड करना पड़ता है। फेनिटोइन कॉजेज लेस सॉफ्ट टिश्यू इंजरी एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। जहाँ पर इंजेक्शन देंगे, अगर इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं तो वहाँ पे जो टिश्यू सॉफ्ट टिश्यू है उनकी इंजरी कम करती है कंपेयर टू फेनिटोइन। When administered by IM injection, it is completely absorbed and it has more predictable serum concentration than IM injected फेनिटोइन। और इसकी जो सीरम कंसनट्रेशन है वो प्रेडिक्टेबल है, ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है कंपेयर टू इंट्रामस्कुलर फेनिटोइन इंजेक्शन। तो इस तरीके से जो है वो इसके एडवांटेजेस हैं और ये दी जाती है। यहाँ पे हम ये अपना ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। द नेक्स्ट ड्रग इज़ वेलप्रोइक एसिड, बट वी विल स्टार्ट वेलप्रोइक एसिड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।